हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आज जो हमारी ये क्लास है वो फर्स्ट क्लास होगी आपके जनरल साइंस की। अब देखिए, जनरल साइंस की हमारी क्या रणनीति रहेगी कि आपको पता होगा कि साइंस के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है बायोलॉजी या जीव विज्ञान, दूसरा पार्ट होता है केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान और तीसरा पार्ट होता है फिजिक्स या भौतिक विज्ञान। अब इन तीनों पार्ट्स में से हम सबसे पहले बायोलॉजी या जीव विज्ञान स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या है कि जो जब तीनों की कंपैरिजन में हम देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तुलना में जो बायोलॉजी है वो थोड़ी इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि ये अपने शरीर के बारे में, हमारे चारों ओर जो चीजें हम देखते हैं उनके बारे में, तो थोड़ी ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो हम सबसे पहले थोड़ा सरल पढ़ेंगे, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, इस प्रकार हम सरल से कठिन की तरफ पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो आपको भी ज्यादा लोड नहीं आएगा। वरना अगर हम पहले फिजिक्स स्टार्ट कर लें या केमिस्ट्री स्टार्ट कर लें तो बच्चे क्या है कि वो साइंस का डर रहता है उनके दिमाग में, तो वो पहले ही डर जाते हैं। तो हम बिल्कुल इजी वे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम बायोलॉजी या जीव विज्ञान पढ़ेंगे। तो देखिए, बायोलॉजी या जीव विज्ञान। अब बायोलॉजी या जीव विज्ञान के अंदर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जीव विज्ञान यानी जीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जीव विज्ञान या बायोलॉजी। अब जीव का मतलब है सजीव, ऐसे जीव जिनके अंदर उपापचयी क्रियाएं होती है, उनके अंदर रिएक्शन होती है किसी चीज के प्रति, वो सारे जीव क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। और ऐसे जीव ऐसी चीजें या पदार्थ बोल सकते हो आप इसको, जिनके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? निर्जीव कहलाती है। जैसे वायु है, जल है, हवा है, पत्थर है, मिट्टी है, ये सारे क्या है? निर्जीव। लेकिन पौधे हैं, मनुष्य है, अन्य जीव जंतु है, वो सारे क्या कहलाएंगे? सजीव। अब हम जब जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर मानव जो शरीर है उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को सबसे पहले पढ़ेंगे। हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी क्रिया होती है, किस प्रकार संचालन होता है। देखिए, अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने शरीर के बारे में जानना, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। कि हम श्वास कैसे लेते हैं, हमने जो अंदर गैस खींची श्वास के लिए, उसका अंदर जाकर क्या हुआ, हमने भोजन किया, उसका अंदर जाकर क्या हुआ, किस प्रकार अपने भोजन से एनर्जी निकली, शरीर को किस प्रकार एनर्जी मिली। उसी प्रकार पाचन होने के पश्चात जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो शरीर के आहार नाल के किस प्रकार भागों में संचित रहते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भोजन का शरीर में पाचन करने के लिए सहायक होती है। उसके अलावा एक आता है आपके जो दिमाग में सोचने वाला तंत्र, जिसको हम क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। यानी हम कोई भी चीज सोचते हैं, हमारा दिमाग यानी मनुष्य का जो दिमाग है वो अन्य प्राणियों की तुलना में सबसे ज्यादा डेवलप होता है। तो ये दिमाग के अंदर किस प्रकार सोचा जाता है, कैसे कार्य किया जाता है। उसके अलावा मनुष्य के अंदर रोग होते हैं, किस किस प्रकार रोग फैलते हैं, उनका क्या उपचार है, कौन से टीके प्रयुक्त किए जाते हैं, उन टीकों की खोज कौन करता है। उसके अलावा अगर आप भोजन करते हो तो पोषक पदार्थ से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कौन सा विटामिन किस काम आता है, या किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। इस प्रकार जो अपने जो एक पूरी श्रृंखला है उसको हम पढ़ेंगे। तो जो हम जीव विज्ञान स्टार्ट करने जा रहे हैं यानी मनुष्य के तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक आज का, वो टॉपिक होगा कोशिका। कोशिका या सेल। अब देखिए, सबसे पहले मैंने इस कोशिका को क्यों चुना, इसका कारण क्या है कि मान लीजिए आपने एक माला बनानी है आपको, तो माला बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? मोती चाहिए कि नहीं चाहिए? समझ लो हमारा शरीर एक क्या है? माला है, और इसको बनाने के लिए मोती क्या है? कोशिका। ये जो कोशिका है ये हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। देखिए स्टूडेंट्स, ये दो नाम आ रहे हैं आपके सामने, एक तो संरचनात्मक और एक क्रियात्मक, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी किसको बोला जाता है? सेल। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको बोला जाता है? कोशिका। अब देखिए, आपके सामने दो नाम आए, एक नाम आया संरचनात्मक और एक नाम आया क्रियात्मक। संरचनात्मक यानी शरीर की संरचना बनाने वाली यूनिट, स्ट्रक्चर बनाने वाली यूनिट कौन है? कोशिका। संरचना कैसे बनाएगी? आपने 8वीं क्लास से पढ़ा होगा या शायद उसकी छोटी क्लासों से भी आपने पढ़ा होगा। एक लाइन आती है कि कोशिका से मिलकर क्या बनता है? उत्तक बनता है। उत्तक से मिलकर क्या बनता है?
अंग बनता है, अंग से मिलकर क्या बनता है, तंत्र बनता है, और तंत्र से मिलकर क्या बनता है, शरीर। ये शरीर बन गया। इस शरीर को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई कौन थी, कोशिका। इसलिए कोशिका को जीवों की क्या बोला जाता है, संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। संरचना किस प्रकार बनी, जैसे माँ के पेट में बच्चे का 9 महीने तक विकास होता है, तो सबसे पहले जो उस बच्चे की माँ के गर्भाशय के अंदर कोशिका जाकर रोपित होती है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है युग्मनज। क्या नाम होता है, युग्मनज, या इसको क्या बोला जाता है, जाइगोट। ये एक सिंगल सेल थी जो माता पिता के युग्मकों के मिलने से बनी थी, युग्मनज। और माता के गर्भाशय में जाकर जब युग्मनज रोपित होता है तो फिर इसका विकास होना शुरू होता है। जब ये युग्मनज था ना, ये सिंगल सेल के रूप में था जो माँ के यूट्रस में जाकर रोपित हो जाता है। अब इस कोशिका से धीरे धीरे विकास होगा तो क्या बनेगा, उत्तक बनेगा। कई उत्तक मिल जाएंगे तो एक अंग का निर्माण होगा, फिर अंग से एक पूरा सिस्टम या तंत्र बनेगा, और तंत्र से एक पूरे बच्चे के शरीर का निर्माण हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, देखिए एक कोशिका थी, मान लिया आपने नाम सुना होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी क्या है, कोशिका है। खून में पाई जाने वाली, रक्त में पाई जाने वाली जो कोशिका होती है उसको आरबीसी, रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिका कहा जाता है। अब ये कोशिका थी, इस कोशिका से क्या बना, उत्तक बना। उत्तक मान ली बन गया रक्त। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल क्यों बोलते हैं, द्रव अवस्था में रहता है। संयोजी क्यों बोलते हैं, शरीर के एक अंग से दूसरे अंगों को जोड़ने का काम करता है। और उत्तक क्यों बोला, इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और बिंबाणु। इन तीनों कोशिकाओं के मिलने से, यानी 3 कोशिका के मिलने से समूह क्या बन गया, उत्तक या रक्त। ये मैं एग्जांपल समझा रही हूँ आपको साथ में, ताकि आपको ये लाइन समझ में आ जाए कि किस प्रकार कोशिका से पूरे शरीर का निर्माण हुआ। अब देखिए, ये कोशिका थी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन कोशिकाओं के समूह से जो उत्तक बना उसका नाम हमने क्या दे दिया, रक्त। अब हमारा जो रक्त है वो रक्त किस अंग के अंदर मुख्य रूप से भागीदारी निभाएगा, हृदय। हृदय या हार्ट। हृदय आ गया, अंग है हृदय एक, और रक्त क्या है, उत्तक है। और उत्तक के अंदर रक्त में कौन सी कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कोशिकाएं, कोशिकाओं का समूह क्या बना, उत्तक। उत्तक से क्या बना, अंग। अब अंग से, इस हृदय से और रक्त से मिलकर कौन सा तंत्र बनता है, रक्त परिसंचरण तंत्र। कौन सा तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पूरा तंत्र बना कि नहीं बना। अब यहाँ पर मैंने इन कोशिका का एग्जाम्पल बनाया तो तंत्र बन गया रक्त परिसंचरण तंत्र। उसी प्रकार यहाँ पर मैं एक कोशिका ले लेती, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, जो हमारे ब्रेन के कार्य को सम्मिलित करने के लिए की जाती है। तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका से अंग कौन सा बनेगा, अपना मस्तिष्क। और मस्तिष्क से जो तंत्र बनेगा उसको हम बोलेंगे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। अब देखिए, एक बच्चे का जैसे जैसे विकास हो रहा है तो सारे जो अपने शरीर के अंदर तंत्र है वो इस बच्चे के अंदर बन जाएंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र बन गया, फेफड़ों से मिलकर श्वसन तंत्र बन गया, आहार नाल से मिलकर पाचन तंत्र बन गया, दिमाग की न्यूरॉन कोशिकाओं से लेकर तंत्रिकाओं से लेकर तंत्रिका तंत्र बन गया। तो ये सारे तंत्र लास्ट में बनकर किसका निर्माण करेंगे, सारे तंत्र लास्ट में मिलकर रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण किया। उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर तंत्रिका तंत्र बन गया, श्वसन तंत्र बन गया, पाचन तंत्र बन गया, उत्सर्जन तंत्र बन गया, किडनी बनी तो उत्सर्जन तंत्र बन गया। तो ये सारे तंत्र मिले तो पूर्ण बॉडी का या शरीर का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे आपको बिल्कुल आइडिया लग जाता है कि हाँ, कोशिका थी, कोशिका ने क्या किया, उत्तक बनाया, उत्तक ने अंग बनाया, अंग ने तंत्र और तंत्र से शरीर बन गया। इसलिए कोशिका को क्या कहा जाता है, संरचनात्मक इकाई। यानी पूरी शरीर की संरचना बनाने वाली जो इकाई है वो कौन सी होती है, कोशिका होती है। अब अगला नाम आता है कि इसको क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है। अब क्रियात्मक इकाई कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में जो भी क्रिया होती है ना वो कोशिका के अंदर होगी। कोशिका के अंदर कई ऑर्गेनेल्स और होते हैं, कोशिकांग और होते हैं, यानी कोशिका के अंग होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम। ये सारे भाग किसके अंदर होते हैं, कोशिका के अंदर होते हैं। देखिए कोशिका, मैं एक आइडिया से बना रही हूँ आपको, देखिए कोशिका है ये, कोशिका के अंदर बीच के अंदर जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये है कोशिका।
अभी जो कोशिका के बारे में एक ही बाउंड्री बना रही हूँ, ये एक भी होती है, दो भी होती है, इसको हम आगे इसकी संरचना में डिस्कस करेंगे। कोशिका, कोशिका के बीच वाला भाग क्या कहलाया? केंद्र। कोशिका के बाहरी आवरण और केंद्र के बीच के अंदर लिक्विड पदार्थ भरा रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। अब इस कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे संरचनाएं पड़ी रहती है। एक नाम सुना होगा आपने, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। एक यहाँ पर केंद्र के पास चपटी प्लेट के जैसी संरचनाएं होती है, इन संरचनाओं को हम क्या बोलेंगे? ये हो गया आपके माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। ये संरचनाएं क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी गोल्जी काय। गोल्जी काय के ऊपर पाई जाएगी यहाँ पर लाइसोसोम, सुसाइड सेक ऑफ द सेल, कोशिका की आत्मघाती थैली। इन सबकी संरचनाओं को, सबके कार्यों को आगे वाले हम क्लासों में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्रियात्मक इकाई को समझाने के लिए मैंने ये बनाया है कि कोशिका के अंदर जो भी काम होंगे वो शरीर की क्रियाओं से रिलेटेड होंगे। जैसे आपको श्वसन करना है तो ऑक्सीजन गैस माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो कोशिका द्रव्य इसके अंदर एटीपी का निर्माण करेगी, और जो ऊर्जा संश्लेषित होगी वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित हो जाएगी। आपने भोजन किया, भोजन का पाचन हुआ और पाचन में से जो रस निकाला जाएगा वो आहार नाल में निकाला जाएगा, लेकिन जो एनर्जी निकाली जाएगी वो कोशिका में निकाली जाएगी। और कहां पर संचित हो जाएगी? शरीर में भोजन से निकली हुई एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। ठीक है। उसी प्रकार श्वसन का क्रिया कोशिका में हो गई, पाचन की क्रिया कोशिका में हो गई। अब यहाँ पर जब सारे चीजों से पदार्थ निकाले जा रहे हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनेंगे, उनको कोशिका वापस शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देगी। आपको आइडिया नहीं होगा कि ये इतनी छोटी सी कोशिका है जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी ये इतने सारे शरीर के जो भी काम होंगे, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, देखना, करना, ये हमारे शरीर की आंखों के अंदर रेटिना कोशिकाएं होती है जो प्रकाश को ग्रहण करती है, हमें दिखाने का काम करती है। तो वो भी एक कोशिका है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी जैविक क्रियाएं होगी, वो किसके अंदर होगी? कोशिका के अंदर होगी। इसलिए कोशिका को क्या कहा गया है? कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहा गया। तो एक लाइन आती है, जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहेंगे? तो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका को कहा जाता है। संरचनात्मक इकाई क्यों कहेंगे? क्योंकि पूरे शरीर की संरचना बनाती है। मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझा दिया कि किस प्रकार शरीर की संरचना बनी। जब बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने तक विकसित होता है तो इस कोशिका से उसका जीवन प्रारंभ होता है और 9 महीने तक वो शरीर में बदल जाती है। तो ये किसके कारण हुआ? कोशिका में विभाजन के कारण हुआ। समसूत्री विभाजन हुआ कोशिका में और उसका विकास होता गया। तो इसलिए इसको संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा गया? क्योंकि ये शरीर के सभी जैविक क्रियाओं को संपादित करती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कोशिका की खोज से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। कोशिका की खोज, देखिए इससे रिलेटेड है वो आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो आपको आंसर क्या याद रखना है? रॉबर्ट हुक। क्या आंसर याद रखना है? रॉबर्ट हुक। आपको पूछे कि सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा, तो आपको आंसर क्या आएगा? ल्यूवेनहोक। क्या आंसर आएगा? ल्यूवेनहोक। आपको पूछे कि सबसे पहले मृत कोशिका को किसने देखा, तो आपको आंसर क्या आएगा? वही रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। 3 प्रकार के क्वेश्चन बन गए। देखिए सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था किसने? ल्यूवेनहोक ने। कहां पर देखा? अपने जो दांतों का मेल होता है उसका इन्होंने नाम क्या दे दिया था? एनीमेक्यूल। क्या नाम दिया? एनीमेक्यूल। यानी उसने सजीव के दांतों के बीच के मेल को निकाला और जब इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसके अंदर इसे छोटी छोटी संरचनाएं दी गई, जिसे इन्होंने क्या बोला? कि इन्होंने कोशिका बोला। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया? इसने जो कोशिका को देखा वो किसके अंदर देखा? कोर्क कोशिका के अंदर देखा। अब कोर्क क्या होती है? छाल जानते हो, पेड़ों की जो बाहर की परत जो बिल्कुल सूख कर लकड़ी जैसी हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? छाल या कोर्क।
तो जो रॉबर्ट हुक है, इसने सबसे पहले जब कोरक की संरचना को सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो इसको भी अंदर छोटी छोटी संरचनाएं दिखी, तो इसको भी इन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन सीधा आपको पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, आपका आंसर क्या आएगा? रॉबर्ट हुक। अगर आपको पूछे जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आपका आंसर क्या आएगा? ल्यूवेनहॉक। और इसने इसे किस में देखा? एनीमेक्यूल। एनीमेक्यूल यानी दांतों का मेल। और अगर आपको पूछे कि मृत कोशिका की खोज किसने की, तो आपका आंसर क्या आएगा? रॉबर्ट हुक। मृत पूछे या सीधा ही कुछ नाम ना देके पूछे तो आंसर रॉबर्ट हुक, लेकिन अगर कहीं भी जीवित नाम आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा? ल्यूवेनहॉक। 2 वैज्ञानिक थे, एक नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान। ये स्लाइडेन तथा स्वान 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी दी थी। किसने? स्लाइडेन और स्वान ने। तो चारों वैज्ञानिक आपको याद रखने, ध्यान रखना। सन कभी नहीं पूछे जाते हैं साइंस में, ये सन 1 पूछना किसका काम है? जीके वालों का काम है। साइंस के अंदर वैज्ञानिकों के नाम याद रखने, आपको साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम याद रखने हैं, लेकिन सन आपको याद नहीं रखने। जैसे इसने 1865 में खोज की थी, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कब की, आपको बस कितना याद रखना है? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? ल्यूवेनहॉक ने, एनीमेक्यूल यानी दांतों के मेल में। और मृत कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। किसमें? कोरक कोशिका में। आपको पूछे कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आपको आंसर क्या होगा? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान के द्वारा दिया गया। तो ये चारों वैज्ञानिक आपको याद करने हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कोशिका की संरचना के बारे में। ये होती है कोशिका। अब देखिए कोशिका के सबसे पहले बाहरी आवरण की बात करते हैं। कोशिका के 3 भाग होते हैं। सबसे जो बाहरी भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य आवरण। क्या बोलेंगे? बाह्य आवरण। बीच में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। और सबसे अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक या न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अब देखिए ये कोशिका, इसके बाहर की तरफ मैं 2 बाउंड्री बना रही हूं। जो बाहरी आवरण होगा इसको हम क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। और अंदर वाला आवरण होगा इसको हम क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। सबसे बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक, न्यूक्लियस। ये होगी सेल वॉल, ये होगी सेल मेम्ब्रेन, और ये हो गया न्यूक्लियस। और बीच के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि लिक्विड पार्ट पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, या इसको जीव द्रव्य भी बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी शरीर की जैविक क्रियाएं होती है वो इस कोशिका द्रव्य के अंदर होती है, इसलिए इसको जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कुछ भी कह सकते हैं। देखिए कोशिका का इंग्लिश नाम होता है सेल, और सेल से बनता है साइटो। जहां पर भी कोशिका आएगी ना, वहां पर आपको क्या दिखेगा? साइटो। आपको पूछे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आगे क्या लगा दो? लॉजी, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। जैसे स्किन से वर्ड बनता है डर्मो, तो जो स्किन का डॉक्टर होता है इसको आप क्या बोलोगे? डर्मेटोलॉजिस्ट। उसी प्रकार कोशिका के लिए जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा? साइटो। तो आपको ध्यान रखना है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब देखिए कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। बाहर की बाउंड्री या बाह्य आवरण, बीच का कोशिका द्रव्य, और सबसे अंदर केंद्रक। ये तो कोशिका के मुख्य 3 भाग हो गए। अब इसके अलावा कोशिका के अन्य भाग भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःपरद्रव्य जालिका, गुणसूत्र, केंद्रिका। वो सारी संरचनाएं कोशिका के अंदर रहती है, लेकिन वो अन्य कोशिका अंग है। मुख्य जो कोशिका के अंग है आपको ध्यान रखना है 3 भाग है। बाहर की बाउंड्री, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब जो बाहर की बाउंड्री है वो 2 प्रकार की है।
बाहर वाली जो मजबूत बाउंड्री होगी उसको हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहेंगे, और इसके अंदर बिल्कुल लचीली पॉलीथीन के थैली जैसी होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, ये जो आपको सामने कोशिकाएं दिखाई दे रही है, इसके अंदर आपको बाहर दो बाउंड्री दिख रही है जिसमें भित्ति भी है और झिल्ली भी है, यानी ये या तो पौधे की कोशिका है या कवक की कोशिका है, ये जंतु की कोशिका नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जंतु की कोशिका के अंदर सिर्फ एक आवरण होता है। कौन सा होता है? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, सिर्फ ये अंदर वाला आवरण होता है जंतु कोशिका के अंदर। लेकिन अगर पादप कोशिका है तो उसके अंदर कोशिका भित्ति भी होगी और कोशिका झिल्ली भी होगी, यानी कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे वो जंतु की हो चाहे पौधे की कोशिका हो। एकमात्र उदाहरण है अपवाद है इसका वायरस या विषाणु, जिसकी कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती। अब आप सोचोगे कि जब कोशिका झिल्ली नहीं है, भित्ति नहीं है, तो वो कोशिका कैसी? वो वास्तविक कोशिका होती नहीं। आपको पता होगा कि जो विषाणु या वायरस होता है उसको अकोशिकीय जीव माना गया, यानी वो ना तो कोशिका है और ना कोशिका नहीं के बराबर, इसलिए उसको अकोशिकीय जीव माना गया है। तो एकमात्र अपवाद है विषाणु या वायरस की कोशिका, जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है। बाकी जहां पर भी कोशिका आएगी, चाहे वो पौधे की हो, जंतु को, बैक्टीरिया की हो, किसी की भी हो, वहां पर कोशिका झिल्ली जरूर होगी। लेकिन कोशिका झिल्ली पर कोशिका भित्ति कब होगी? जब या तो वो किसकी कोशिका हो, या तो वो पादप यानी प्लांट्स की कोशिका हो, या वो फंगस या कवक की कोशिका हो। आपने सुना होगा कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है, जबकि पादप की कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि कोशिका झिल्ली सभी की किसकी बनी होती है? वसा प्लस प्रोटीन। ठीक है, तो ये बाहरी आवरण, अगर दो आवरण दिखाई दे तो या तो वो पौधे की कोशिका है या कवक की कोशिका है, और अगर आपको इसके बाहर एक ही बाउंड्री दिखाई दे तो वो जंतु की कोशिका है। तो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कोशिका के जो बाहरी आवरण है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इसकी संरचना, किसमें कोशिका भित्ति होती है, किसमें कोशिका झिल्ली होती है, उसके अलावा केंद्र, इसके कोशिका के अन्य कोशिकांग, यानी कुल मिलाकर कोशिका की पूरी संरचना को, उसके अंगों को और उनके कार्य को डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।